स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का बेसिक करते हैं। एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले इसके बेसिक को जरूर देखना। जिस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन। संबंध और फलन को पढ़ने से पहले हमको कर्मित युग्म की जानकारी होनी चाहिए, कार्तीय गुणन की जानकारी होनी चाहिए, जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम संबंध की परिभाषा पढ़ेंगे और उसके प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद हम फलन पढ़ेंगे। तो देखो, पहले तो कर्मित युग्म क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो दो वस्तुओं या अवयवों का ऐसा युग्म जिन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, कर्मित युग्म कहलाता है। उस युग्म का क्रम नहीं बदला जा सकता है। यदि हम क्रम बदल देंगे तो युग्म का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे a कोमा बी नोट इक्वल है b कोमा ए, जैसे यानी 3,4 है और 4,3 है। ये करली ब्रैकेट में होते हैं, यानी मजला ब्रैकेट में होते हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। दोनों सेम है, क्योंकि इसमें आपने समुच्चय में पढ़ा होगा, ये समुच्चय में कि ये क्रम महत्व, यानी उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन यदि छोटे ब्रैकेट के अंदर ये इस तरह से 3,4 है तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, और 4,3 ये इक्वल नहीं होते हैं। क्योंकि यदि हम इसको ग्राफ में प्लॉट किया होगा, आपने अच्छे से देखा होगा, तो इनकी पोजीशन ही अलग आएगी। जैसे 3,4 है तो यहाँ 1 2 3, इस पर 4 पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे, तो यहाँ पॉइंट आ गया, कोई पी पॉइंट है। और 4,3 है तो यहाँ 4 पॉइंट पर जाएंगे, 1 2 3 और 4, और यहाँ 1 2 और 3 इस तरह। तो दोनों का मतलब ही अलग है, पोजीशन ही अलग है। तो आप समझ गए होंगे कि हम ऑर्डर्ड पेयर में है, यानी क्रमित युग्म में है, तो उनका क्रम नहीं बदल सकते। क्रम बदलेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। नेक्स्ट है टॉपिक इसमें कार्तीय गुणन। आपने 11th में खूब क्वेश्चन किए होंगे चैप्टर 2 के अंदर। माना ए और बी दो एरिक्त समुच्चय हैं। एरिक्त समुच्चय का मतलब वो निल सेट, यानी एम्प्टी सेट नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट उसमें जरूर है। तब कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है, यानी ये ऐसे कर्मित युग्म का पेयर होता है जिसका प्रथम अवयव समुच्चय ए से और द्वितीय अवयव समुच्चय बी का होना चाहिए। जैसे ए क्रॉस बी है तो इसको हम ए कोमा बी लिखेंगे, तो यानी स्मॉल ए है जो इससे और बी है जो इससे बिलोंग करना चाहिए। बी क्रॉस ए लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन इस प्रकार से, ए क्रॉस बी इक्वल टू में ए कोमा बी, स्मॉल ए कोमा बी है करली ब्रैकेट के अंदर, सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी इस सेट से बिलोंग करेगा ये, और स्मॉल बी है जो इस बी सेट से बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से बी क्रॉस ए है तो इसको हम बी कोमा ए, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है ये, यानी कर्मित युग्म है ये। तो इसमें ये जो बी है, स्मॉल बी है, ये इस बी से लिया गया है, और स्मॉल ए है वो ए का एलिमेंट है। अब हम इसमें कई प्रकार के कई क्वेश्चन आपने किए होंगे जिस तरह से, तो एक एग्जाम्पल भी लेकर दिखा देता हूँ मैं। जैसे इसमें, जैसे ए के अंदर ले लिया हमने 1,2 ले लिया, और बी के अंदर ले लिया मैंने ए बी और सी ले लिया, इस तरह से। तो हम ए क्रॉस बी लेंगे तो ए का जैसे 1 एलिमेंट है वो फर्स्ट में आएगा, और ये तीनों के साथ रिलेशन आएगा इसका। देखो इसमें इस तरह से लिखेंगे, ए 1 कोमा ए फर्स्ट, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, यानी फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से लिया गया है, और सेकंड एलिमेंट है जो बी से लिया गया है। इसी प्रकार से 2 का लिखेंगे यहाँ, 2 कोमा ए और 2 कोमा बी और 2 कोमा सी, इस तरह से। ऐसे बी कोमा क्रॉस ए लिखेंगे तो बी का एलिमेंट पहले आएगा। ये खूब प्रैक्टिस कर चुके हो आप, ठीक है। अच्छा, आगे है रिलेशन। रिलेशन होता है जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, इसको आर सबसेट ए क्रॉस बी बोलते हैं। यानी ए क्रॉस बी से बाहर नहीं होगा इसमें, रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट होंगे, यानी कर्मित युग्म होंगे, वो ए क्रॉस बी के अंदर होंगे, इसके बाहर नहीं हो सकते इसके अंदर। तो एक उदाहरण लेता हूँ मैं, जैसे ए के अंदर ले लिया 1 से 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, 2 बी में ले लिया 2 4 6 8 12 14 16। अब रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, परिभाषित किस तरह से है, एक्स कोमा वाई सच दैट 2x इक्वल टू वाई। इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन है वो डिफाइन है, यानी परिभाषित है। तो कहने का मतलब x का एक एलिमेंट होगा तो इसका 2 होगा, क्योंकि जैसे जब ही तो इक्वल होंगे 1 और इक्वल 2। अभी इसको इक्वल थोड़ी लिखेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब जाकर के इक्वल होगा। तो यानी ये 1 होगा तो ये 2 होगा। तो देखो इसमें यहाँ देखो, यहाँ इसमें 1 कोमा 2 ले लिया,
2 के साथ यहाँ 4 होगा, तो 3 के साथ में 6, यानी फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में आ गए, इसके अंदर हमने इसको लगा दिया, तो ये हमारा ये रिलेशन हो गया जो इस रूल को सेटिस्फाई करता है। अब इसमें प्रांत, परिसर और सह प्रांत भी जानकारी होनी चाहिए। प्रांत, इसके अंदर क्या होता है, जो कर्मित युग्म होते हैं ना, उनके प्रथम अवयव को प्रांत बोलते हैं संबंध के अंदर। और फलन के अंदर अलग होता है, फलन के अंदर पूरा ए सेट होता है ना, वो प्रांत होता है। बट संबंध के अंदर क्या होता है, जो कर्मित युग्म है ना, कर्मित युग्म, इसमें एलिमेंट कुछ ऐसा नियम से परिभाषित होगा, कुछ बच भी सकते हैं इसके अंदर, इसमें बच भी सकते हैं, इसमें भी बच सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसका प्रांत हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है कर्मित युग्म का, उसको हम परिसर बोलेंगे। इसके अंदर सेकंड एलिमेंट को क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। और कंप्लीट सेट जो बी है उसको हम कोडोमिनियन सह प्रांत बोलेंगे। तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। प्रांत क्या होता है, कर्मित युग्म का प्रथम सदस्य अवयव, और परिसर क्या होता है, कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव, और सह प्रांत पूरा सेट बी होता है। फलन के अंदर कुछ अलग डेफिनेशन है प्रांत की। चलिए आगे देखते हैं कुछ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में दे रखा है हमको टाइप ऑफ रिलेशन, यानी संबंध के प्रकार। पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध की परिभाषा बताते हैं, एक संबंध आर रिलेशन है नहीं, यहाँ रियल नंबर नहीं है, एक संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं हो तो वह रिक्त संबंध कहलाता है। जैसे इसको आर इक्वल टू में फाई, यानी रिक्त समुच्चय, और फाई तो आपको पता है ए क्रॉस ए किसी भी एलिमेंट का किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो फाई सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो इसमें एक मिनट जैसे उदाहरण दे देते हैं, जो कई उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ये दे देता हूँ, दो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो दो समांतर रेखाओं में कोई प्रतिच्छेदी बिंदु होता है नहीं है, एक एग्जाम्पल। दूसरा ले लो, सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ ए गर्ल्स स्कूल। जैसे बॉयज दे देता हूँ यहाँ, बॉयज ऑफ ए गर्ल्स स्कूल। तो गर्ल्स स्कूल फिर रिलेशन क्या है, ए कोमा बी, ए बी का भाई है। तो स्कूल गर्ल्स का है, बॉयज तो उसमें होंगे ही नहीं, तो ये तो संभव ही नहीं है ना, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसी प्रकार से बालिकाओं का विद्यालय उसमें, और हम ए कोमा बी, ए बी की बहन लिख दें इसके अंदर, तो ए कैंडिडेट है, तो उसके अंदर केवल गर्ल्स ही हैं, बॉय है नहीं, तो ए बी का भाई नहीं होगा, इस तरह से। नेक्स्ट है सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि एक का प्रत्येक अवयव एक के सभी अवयवों से संबंध है, यानी एक के जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सभी अवयवों से रिलेटेड है। इसमें ए क्रॉस ए निकालेंगे तो सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे, तो इसको आर सबसेट आर इक्वल टू होता है ए क्रॉस ए। उदाहरण दे देता हूँ, जैसे मान ले किसी विद्यालय के अंदर, किसी क्लास के अंदर दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर है। दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर कितना है, 3 मीटर है। तो यानी कि ऐसा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी विद्यार्थी हम ले लेंगे तो उनमें जो ऊंचाइयों का डिफरेंस है ना, वो 3 मीटर से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, उसके नीचे रहता है। तो इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनका पेयर बनाएंगे तो सारे आ जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। और रिक्त संबंध को और सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध भी बोलते हैं, ये ट्रिवियल सेट बोलते हैं, इसको रिलेशन बोलते हैं। एक तत्समक संबंध होता है। तत्समक संबंध का मतलब ये होता है ए पर परिभाषित संबंध जिसमें ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, खुद से संबंधित हो ना, उसको तत्समक बोलते हैं। इसको आई ए से निरूपित किया जाता है, आई ए से निरूपित किया जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, ए के अंदर क्या ले लिया हमने, 1 2 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो यहाँ ए दोबारा लिख लो, यहाँ ए इक्वल टू में क्या है 1 1 1 2 3। अब ए क्रॉस ए निकालेंगे, 1 ले लो, इसको तीनों के साथ लिख दो पेयर बना करके, फिर 2 ले लो, फिर तीनों के साथ पेयर बना के लिख दो, फिर 3 लिख दो, तीनों के साथ पेयर बना के लिख दो, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब तत्समक किसे कहेंगे, खुद का खुद से संबंध होता है, स्वयं का स्वयं से संबंध होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, तत्समक बोलते हैं। तो इसमें 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, तो 1 1 2 2 3 3 आ जाएगा, ये तत्समक हो जाएगा। एक सौतुल्य और होता है जिसमें स्वयं का स्वयं के अलावा और एलिमेंट भी हो सकते हैं, इन दोनों में ये डिफरेंस है। तत्समक के अंदर तो खुद का खुद से यानी स्वयं का स्वयं से ही संबंध है वो आएगा, और सौतुल्य में स्वयं का स्वयं से संबंध वो तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा और भी संबंध आ सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर दे रखा है हमको सौतुल्य संबंध। देखो ये सौतुल्य संबंध आ गया,
जैसे किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, उसमें से ए एलिमेंट ले लिया, तो ए का संबंध ए से होगा, यानी ए बिलोंग टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो फॉर ऑल एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स के लिए, तो वो क्या कहलाता है, समतुल्य कहलाता है। जैसे उदाहरण दे देते हैं, ए है, इसमें 1 और 2 है, ठीक है ना, तो इसमें 1 1 होगा और 2 2, ये तो होने ही होने चाहिए जब समतुल्य कहेगा। इसके अलावा और भी हो सकते हैं इसके अंदर, तो हम कार्तीय गुणन करते हैं इसका, कार्तीय गुणनफल करते हैं इसका, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो ए का फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, इसको 1 के साथ लिखेंगे और 2 के साथ लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे तो 2 को 1 के साथ भी 2 के साथ में। अच्छा, तो समतुल्य तो जब होगा 1 1 होना चाहिए और 2 2 होगा, तब तो समतुल्य होगा। अच्छा, और इतना इतना है तो ये क्या है, तत्समक भी है। लेकिन इसके अलावा और भी एलिमेंट है ना, वो तत्समक नहीं कह सकता, उसको हम समतुल्य कहेंगे उसको। इसमें एक भी नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, और ज़्यादा होंगे तो इसको समतुल्य नहीं कह सकते हम। यानी कि 1 1 है होना चाहिए, इसमें 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, यदि इसमें 3 होता तो 3 3 भी होना चाहिए था इसके अंदर। नेक्स्ट है सम्मित। सम्मित के अंदर क्या होता है, यदि किसी समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं कोई, तो उसमें ए और बी का इस रिलेशन है, तो उसका उल्टा कर दें तो बी कोमा ए का रिलेशन भी होना चाहिए उसके अंदर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। जैसे उदाहरण दे देते हैं, समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है एल, तो ये तो कोई समुच्चय है, और रिलेशन किस नियम से है, ये रूल है कि L1 कोमा L2 L1 L2 पर लंब है, ये रूल है इसके अंदर। तो अब इसमें कैसे करेंगे हम, देखो ना, इसको इसमें ऐसे करेंगे, इसको तो यहाँ लिखेंगे सिन से, यह सम्मित है क्योंकि L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, क्योंकि L1 L2 पर लंब है, तो एम्प्लाइज दैट लगा दो, यहाँ L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि यानी दो रेखा, ये L1 है और ये L2 है, ये इस पर लंब है, तो इसको यूं कर देते हैं तो L2 भी तो इस पर लंब हो जाएगा ना, तो ये इस तरह से था ये। नेक्स्ट है संक्रामक। संक्रामक में यदि 3 एलिमेंट्स होते हैं मिनिमम, यदि ए और बी का रिलेशन और बी और सी का जो रिलेशन है इसमें, तो ए और बी 2 एलिमेंट है जो आर से बिलोंग कर रहे हैं और बी और सी भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड यानी ए और सी भी आर से बिलोंग करेगा फॉर ए कोमा बी, ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए। जैसे ए सेट तो ले लिया सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ए इसमें अच्छा अब रूल क्या है, संबंध यह है कि ए कोमा बी, ये तो ऑर्डर्ड पेयर हैं क्रमिक युग्म में, और ए कोमा बी समरूप त्रिभुज है, तो अब समतुल्य निकालेंगे तो बी की जगह ए कर देंगे, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, और ए बी, क्योंकि ए कोमा ए कोई भी त्रिभुज होती है जो स्वयं के समरूप होती है, एक बात। दूसरी बात, इसको समतुल्य चेक करेंगे, तो समतुल्य चेक करेंगे तो यदि बी और सी बिलोंग करती हैं आर से, तो सी कोमा बी भी बिलोंग करेगी, क्योंकि बी सी के समरूप है तो सी बी के भी, तो ए सी के समरूप होनी चाहिए, कहने का मतलब ये चाह रहा था उसमें। तो इसके अंदर क्या है ना भाई, ये ए और बी समरूप हैं और बी और सी समरूप है, तो ये बी को हटा देता हूं तो ए और सी भी तो समरूप हो जाएगी ना आपस में। इसके ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे इसके अंदर। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध के अंदर यदि कोई समुच्चय है या कोई संबंध है जो समतुल्य भी है और सम्मित भी है और संक्रामक भी है, समतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है, तो उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, ए में है, ये तो एक सेट है, जो भी समुच्चय में जिसमें परिभाषित होता है उस सेट को लिखते हैं पहले। कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ये तो ए सेट है। अब किस नियम से परिभाषित है ये देखो, आर है एक्स कोमा वाई, ये क्रमिक युग्म है, और इनमें इसकी क्या डेफिनेशन है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो ये तुल्यता संबंध क्यों होगा भाई, एक्स कोमा एक्स लेगो, तो एक्स और एक्स में खुद एक बुक है तो उसके अंदर तो पेजों की संख्या समान होगी, खुद के अंदर समान होगी, स्वयं के अंदर। दूसरी बात, समतुल्य चेक करें, सम्मित चेक करेंगे तो एक्स वाई में पेजों की संख्या समान होगी, तो वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान होगी। तीसरी बात इस तरह से लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है और वाई में जेड में पेजों की संख्या समान है, इस वाई को हटा देता हूं तो एक्स और जेड में पेजों की संख्या समान हो जाएगी ना। जैसे और दोबारा देखो उसको, एक्स और वाई है, ये इसमें 100 पेज है, मान लो इसमें भी 100 पेज है, और वाई और जेड में सेम पेज है, इसमें भी 100 पेज है, इसमें भी 100 पेज है। इस वाई को हटा दिया मैंने तो इसमें भी दोनों में सेम होंगे कि नहीं, सेम पेज। तो ये था तुल्यता संबंध था इसमें, जिसमें तीनों होने चाहिए थे, समतुल्य भी होने चाहिए था,
क्रमिक भी होना चाहिए था और सम्मित भी होना चाहिए था, तीनों होने चाहिए थे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, फलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फलन। देखिए बाकी सीधा है, ऐसे इतना हार्ड है नहीं फलन, सिंपल है। देखो फलन की परिभाषा देखते हैं पहले तो हम। माना ए और बी दो एरिक समुच्चय हैं। एरिक समुच्चय का मतलब है कोई ना कोई उनमें एलिमेंट है, यानी ए और बी फाई नहीं है इसमें। तब ए से बी में परिभाषित फलन है वह संबंध होता है जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। यानी एक अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। जो एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे ये सेट ले लिया मैंने, ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें ए बी सी है। तो डेफिनेशन क्या है कि एक का प्रत्येक अवयव है, यानी कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। और बी में लिखोगे अद्वितीय प्रतिबिंब, यानी एक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इस एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट का एक से नहीं है, हर एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो देखो ये है। इसी प्रकार से ये देखो 1 2 3 है, इसमें एवरी एलिमेंट का प्रतिबिंब है, इसके अंदर है। ये दूसरी बात है, हर एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो इसमें y है, y के लिए तो एक ही प्रतिबिंब है, दो का भी तो एक ही प्रतिबिंब y तो है। यानी डबल तो जब कहते हैं, जैसे इसका 1 का यहाँ भी संबंध होता ना, तब डबल प्रतिबिंब होते। तो डबल प्रतिबिंब तो हो ही नहीं सकते। इसकी परिभाषा यह है कि यूनिक प्रतिबिंब, यानी अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है। तो ये था फलन की परिभाषा। ध्यान रखने की बात इतनी है इसमें। आगे एक का तो प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए बी में, और बी के अंदर क्या आना है, अद्वितीय शब्द ध्यान रखोगे। अद्वितीय मतलब केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। नेक्स्ट है फलन के प्रकार। पहला फलन होता है मैपिंग के बेस पर। कुछ स्पेशल फलन अलग होते हैं जो आपने 11th में पढ़ेंगे, जैसे तत्समक है, कांस्टेंट फलन है, मॉडुलस फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये फलन है, ये बहुत से हैं। बट यहाँ मैपिंग के बेस पर हम फलन को किस प्रकार से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर है एकेकी फलन। यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो उसको एकेकी फलन कहते हैं। देखो केवल बात हम एकेकी की कर रहे हैं, परिभाषा क्या है कि भिन्न भिन्न अवयव होने चाहिए, प्रतिबिंब भी भिन्न होना चाहिए। देखो इसका ये प्रतिबिंब भिन्न है तो इसका भिन्न प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब एलिमेंट अलग है तो इसका प्रतिबिंब भी अलग है, ये एलिमेंट अलग है तो इसका प्रतिबिंब भी अलग है। अच्छा दूसरी बात है, ये देखो 1 का प्रतिबिंब 1 है, x है, 2 का प्रतिबिंब y है, 3 का प्रतिबिंब z है। इस नियम को तो परिभाषित कर रहा है कि भिन्न भिन्न अवयव हो और भिन्न भिन्न ही प्रतिबिंब हो। इसमें बच रहा है, ये नहीं बच रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तो ये बात यह है कि ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे तो वैसे फलन को एक ही फलन कहते हैं। नेक्स्ट है बहुएकी फलन, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। यदि समुच्चय ए के कम से कम दो अवयवों का, इसमें दो अवयवों का बी में एक ही प्रतिबिंब होता है ना, तो ऐसे फलन को बहुएकी फलन कहते हैं। जैसे यहाँ कम से कम दो, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1 और 2 का देखो एक प्रतिबिंब है, 3 का ये प्रतिबिंब है, यानी इसको छोड़ नहीं सकते थे, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। और इसमें दो एलिमेंट्स का एक प्रतिबिंब होना चाहिए कम से कम, तो ये इसमें छूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ ये देखो 2 1 2 3 तीनों का एक ही प्रतिबिंब है, तो ये फलन है, बहुएकी फलन है, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कितने भी छूटो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके कम से कम दो एलिमेंट तो ऐसे होने चाहिए जिनका एक प्रतिबिंब हो। 2 से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट हो भले ही, जो इसमें 20 एलिमेंट हो, जो 20 का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। या नेक्स्ट है आच्छादक फलन है इसके अंदर। नेक्स्ट में है आच्छादक फलन। आच्छादक में क्या है, अभी तक हमने जो दो परिभाषा पढ़ी है, ए से बी की ओर पढ़ी है, अब बी से ए की ओर पढ़ो। यहां ध्यान देने की बात है, जैसे 1 और या x है तो ये ऐसे पढ़ेंगे, 1 का प्रतिबिंब है जो तो x है, और इसका पूर्व प्रतिबिंब है ना जो क्या है a है। x का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, a है। इसमें हमने वो बता दिया कि हाँ ये रह गया एक टॉपिक, प्रांत परिसर और सहप्रांत रह गया, इसमें ये बता देता हूं मैं आपको। एक कंप्लीट सेट ए को हम प्रांत बोलते हैं और कंप्लीट सेट बी को हम सहप्रांत बोलते हैं। और परिसर क्या होता है, ए के अवयवों का जो प्रतिबिंब होते हैं ना, उनका समुच्चय को हम परिसर बोलते हैं। ए के अवयव हैं, उनके प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है ना, वो परिसर होता है। जिसमें ए बी सी ये परिसर है, इसमें क्या है ओनली वाई परिसर है।
फलन में अलग पढ़ा था प्रांत आपने, हंत में क्या कहा था, जो कर्मित युग्म थे उनके प्रथम अवयव को आप क्या कहते थे, प्रांत कहते थे। इसमें क्या है, पूरे ए सेट को प्रांत कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक किस पर चल रहे थे अपन, हम चल रहे थे आच्छादक पर। अब मैं ये बताना चाह रहा था, एक का प्रतिबिंब एक्स है, तो एक्स यूं पढ़ेंगे, इसको उल्टा यूं पढ़ सकते हैं, एक्स का पूर्व प्रतिबिंब एक है। तो आप इधर से परिभाषा शुरू करो इसको, देखो ए से बी में परिभाषित फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी के प्रत्येक अवयव का, इसमें जितने भी अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब ए में होना चाहिए। बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, आच्छादक। देखो ये देखो, इसका पूर्व प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब, यानी इसमें कोई बचना नहीं चाहिए एलिमेंट, ये आच्छादक की परिभाषा है। देखो यहाँ एक्स वाई जेड है, इसका प्रतिबिंब है, इसका भी प्रतिबिंब है, इसके देखो दो प्रतिबिंब है, कोई दिक्कत है नहीं, तो ये क्या हो गया, इसमें आच्छादक हो गया ये। और इसमें ये भी ध्यान रखने की बात है, इसमें परिसर, परिसर की क्या परिभाषा बताई थी अपन ने, आखिर समुच्चय ए के अवयवों के जो प्रतिबिंब हैं उनके समुच्चय को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो इसमें परिसर क्या एक्स वाई है, और सहप्रांत क्या बोलते हैं, पूरे बी को। तो देखो इसमें परिसर और सहप्रांत बराबर है, ये भी ध्यान रखने की बात है, परिसर और सहप्रांत इसमें बराबर हैं। आच्छादक फलन के अंदर ये विशेषता याद रखना कि परिसर और सहप्रांत बराबर होते हैं। नेक्स्ट है अंतरछेपी। अंतरछेपी में वही हम बी से स्टार्ट करेंगे, इसी परिभाषा, ए से बी में परिभाषित फलन अंतरछेपी कहलाता है यदि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा ही होना चाहिए जिसका ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो। क्या है, बी के कम से कम एक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब न हो तो वो क्या कहलाता है, अंतरछेपी फलन कहलाता है। जैसे ही देखो यहाँ इसका पूर्व प्रतिबिंब है, इसका पूर्व प्रतिबिंब, लेकिन इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं। अच्छा, एक तो कम से कम होना, बचना चाहिए, इसमें ज्यादा कितने भी बच सकते हैं इसके अंदर। और देखो यहाँ एक्स वाई जेड है, देखो इसके पूर्व प्रतिबिंब है लेकिन इनका नहीं है, और भी हो तो एलिमेंट बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या दिखा, इसमें परिसर क्या है, एक्स और वाई है, केवल एक्स वाई, और सहप्रांत कितना है, एक्स वाई जेड है। तो परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं होते हैं अंतरछेपी के अंदर, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट है एकेकी आच्छादक। एकेकी आच्छादक नाम से ही पता चल रहा है कि वह फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो क्या कहलाता है, एकेकी आच्छादक कहलाता है। वह फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो क्या कहलाता है, एकेकी आच्छादक कहलाता है। इसी का हम इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे इसके अंदर। जैसे कोई रिलेशन के अंदर इस तरह से रिलेशन है, इस तरह से है, यानी ए कोमा बी है, ये इस तरह से है, और तो इसका इन्वर्स हो ना, तो जो प्रांत होता है जो परिसर में बदल जाता है, परिसर प्रांत में हो जाता है। तो बी को ए की जगह काट देंगे, ए को बी की जगह। दोबारा देखो इसको, ये प्रांत वाला है, ये सहप्रांत वाला है, इसमें सहप्रांत और परिसर बराबर होंगे क्योंकि एक ही आच्छादक है, आच्छादक वाली परिभाषा सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसमें प्रांत ये है और परिसर ये है। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, उल्टा, या एक्स को प्रांत, इस वाले बी वाले को प्रांत बना देंगे, इसको परिसर बना देंगे। तो ये था आपका एक एक आच्छादक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त फलन, यानी कंपोजिट फंक्शन है। वैसे ये तुम्हारे एक एक्सरसाइज थी 1.3, वो हटा दी गई है, फिर भी बता देता हूँ। संयुक्त फलन एक कंपोजिट फंक्शन है। इसमें संयुक्त फलन का मतलब है दो फलनों का संयोजन। माना कि एफ फलन है ए से बी में परिभाषित है, और जी फलन तथा जी फलन है बी से सी में परिभाषित, दो फलन हैं। तब एफ और जी का जो संयुक्त फलन होता है उसको गोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोफ। और वो ए से सी में परिभाषित होता है। इसको इस तरह से लिखते हैं, गोफ ऑफ एक्स। तो यहाँ ओ से काटते हैं, इसको ओ से काटते हैं, यहाँ मजला ब्रैकेट लगा देंगे तो ओ से देखो काट दिए यहाँ। तो यहाँ एक्स है जो किसमें, ए से बिलोंग करेगा, ए से। तो इसको इस तरह से डायग्राम समझो, जैसे मान लीजिए ए सेट है, ये समुच्चय है, और इसमें एक्स एलिमेंट है। तो फलन एफ ए से बी में परिभाषित है, तो एफ है जो इसको गोद में लेगा, या ब्रैकेट में ले लेंगे एफ ऑफ एक्स। अब बी है और जी फंक्शन ऐसा है जो बी से सी में परिभाषित है, बी से सी में परिभाषित है। तो जो ये था ना, ये इसको अगला जी है ना वो गोद में ले लेगा, यानी जी है इसने ब्रैकेट में ले लिया, जी है। तो अब गोफ है ना वो ए से सी में परिभाषित होता है, यानी इसका प्रांत होता है जो ए में होता है, सह प्रांत होता है, गोफ का किस में होता है, सी में होता है। तो ये था आपका संयुक्त फलन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।